Hello, friends. Very good afternoon. Once again, I am here with you with some 30 questions. So, let's start. Here is very first question. Thomas Hardy was born in. तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं ये थॉमस हार्डी और उनके वर्क्स पे आधारित हैं जो यूपी पीजीटी से लेकर के जीआईसी एलटी हर जगह पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एंड यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन, थॉमस हार्डी वाज बॉर्न इन। थॉमस हार्डी का बर्थ कब हुआ? क्या 1740 या 1840 या 1745 या 1845? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1840। नेक्स्ट, थॉमस हार्डी वाज बॉर्न एट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है थॉमस हार्डी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? क्या लंदन में हुआ, या हॉर्सम में हुआ, या अपर बॉकहैम्पटन में हुआ, या बर्लिन में हुआ? तो इनका जो जन्म है वो अपर बॉकहैम्पटन में हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस हार्डी डाइड इन। थॉमस हार्डी का निधन क्या 1828 में हुआ, या 1829, या 1928, या 1929? तो फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी का निधन 1928 में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हार्डीज फर्स्ट वाइफ नेम वाज। थॉमस हार्डी की पहली पत्नी का नाम क्या था? क्या एलिजाबेथ मिंसुल? तो एलिजाबेथ मिंसुल किसकी वाइफ का नाम था? ये जॉन मिल्टन की तीसरी वाइफ थी। सारा हचिंसन। तो सारा हचिंसन कौन थी? ये सारा हचिंसन जो थी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की साली साहिबा थी। और अगला, इमा लविनिया जिफॉर्ड। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थॉमस हार्डी की पहली पत्नी का नाम था इमा लविनिया जिफॉर्ड। और डी, फ्लोरेंस एमिली डगडेल, ये इनकी दूसरी पत्नी थी जो सेक्रेटरी थी और थॉमस हार्डी से 40 साल जूनियर थी। हार्डीज सेकंड वाइफ वाज। थॉमस हार्डी की दूसरी पत्नी अभी अभी मैंने बताया कौन? फ्लोरेंस एमिली डगडेल, जो थॉमस हार्डी से 40 साल छोटी थी और वो इनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अन्य ऑप्शन पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कैथरीन वुडकॉक कौन थी? सेकंड वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। हैनी ब्राउन कौन थी? बिलव्ड ऑफ जॉन कीट्स। और मैरी ऑर्डन कौन थी? मैरी ऑर्डन विलियम शेक्सपियर की माँ थी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड अपॉन हार्डी। थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया कब? 1909 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड अपॉन हार्डी इन 1910। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हार्डीज फादर्स प्रोफेशन। थॉमस हार्डी के पिता का प्रोफेशन क्या था? क्या वो क्लर्जीमैन थे, या फार्मर थे, या सोलिसिटर थे, या स्टोनमेसन थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थॉमस हार्डी के पिताजी ये एक स्टोनमेसन थे। नेक्स्ट, इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज माइकल हेंसर्ड। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में माइकल हेंसर्ड जो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक नॉवेल था जो आई थी कब? 1886 में। और इसमें का जो हीरो है वो है माइकल हेंसर्ड। वो करता क्या है?
स्टोरी की स्टार्ट में ही अपनी पत्नी और अपनी बेबी डॉटर को बेच देता है। यहाँ पूछा जा रहा है कितने में वो अपनी पत्नी और बेटी को बेचता है, 5 पाउंड्स या 5 गुनियाज, 10 पाउंड्स या 10 गुनियाज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 गुनियाज। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन टेस ऑफ द डर्बलविल्स, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया बेहतरीन नॉवेल है। और इस नॉवेल में पूछा जा रहा है व्हाट नेम डज टेस। टेस जो है, जो इसमें की प्रोटोगोनिस्ट होती है, वो अपने इलेजिटिमेट सन, मतलब अवैध सन को क्या नाम देती है। होता क्या है, वो अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ पर एलेक डर्बरविल्स नाम का एक नौजवान होता है और वो मतलब इसके साथ मतलब नाजायज संबंध क्रिएट करता है और उसका परिणाम होता है कि इस टेस्ट को ना चाहते हुए भी एक बच्चे को जन्म देना पड़ता है। और उस बच्चे को क्या नाम देती है वो, क्या उस बच्चे का नाम शैडो होता है या शारो होता है, स्पैरो होता है, स्टॉर्म होता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सारो। उस बच्चे का नाम सारो होता है। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ नेटिव बिगिंस। रिटर्न ऑफ नेटिव एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया, थॉमस हार्डी के द्वारा। कब आया, 1880 में आया। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, हैलोवीन से होती है या गाई फॉक्स नाइट से होती है या क्रिसमस ईव से होती है या न्यू ईयर्स ईव से होती है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर रिटर्न ऑफ नेटिव की जो शुरुआत है वो हैलोवीन से होती है। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल, किस उपन्यास में हार्डी ने यूज किया था क्या, द टर्म वेसेक्स। पहली बार वेसेक्स टर्म का प्रयोग हार्डी ने अपने किस नॉवेल में किया था, क्या डिस्परेट रेमेडीज में, या अ पेयर ऑफ ब्लू आइज में, या फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में, या टू ऑन ए टावर। तो डिस्परेट रेमेडीज कब आया, ये आया था 1871 में। और पेयर ऑफ ब्लू आइज ये आया था 1873 के आसपास। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड ये 74 में आया। और करेक्ट आंसर भी यही है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में थॉमस हार्डी ने द टर्म बेसिक्स का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान सॉन्ग ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का स्वान सॉन्ग क्या है, यानी स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी राइटर की अंतिम कृति, अंतिम रचना। तो क्या है वो, वुडलैंडर है, या रिटर्न ऑफ द नेटिव है, या ज्यूड द ऑब्सक्योर है, या वेल बिलव्ड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर, 1895। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हार्डीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। थॉमस हार्डी की जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी, जिसका प्रकाशन 1898 में हुआ था, उस पोइट्री कलेक्शन का क्या नाम था, क्या एसेक्स नॉवेल, या मिडिल सेक्स नॉवेल, या ससेक्स नॉवेल, या वेसेक्स नॉवेल। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेसेक्स पोएम्स केम इन 1898। नेक्स्ट, हु प्लेड बाथशीबा इवर्डन। बाथशीबा इवर्डन का रोल कौन निभाता है। एक मूवी आई थी 1967 में और मूवी का नाम भी यही था, क्या, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इस मूवी में बाथशीबा इवर्डन का रोल कौन निभाता है, तो ये रोल कौन निभाता है, जूली एंड्रयू, ये जूली क्रिस्टी, ये जीन कॉलिंस, या एलिजाबेथ टेलर। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जूली क्रिस्टी। जूली क्रिस्टी played the role of Bathsheba Jordan
in the movie Far From the Madding Crowd, which was shown in somewhere in 1967. Next, feeble-minded young man. feeble-minded young man एक है कि कहाँ अंडर द ग्रीन वुड ट्री, उसका नाम क्या है? क्या थॉमस लीफ है, या थॉमस ट्विग है, या थॉमस ट्री है, या थॉमस वुड है? तो फीबल माइंडेड यंग मैन कौन है? थॉमस लीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजर्टेड फैनी रॉबिन? फैनी रॉबिन को कौन छोड़ देता है इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में एक मेड सर्वेंट होती है फैनी रॉबिन। किसकी होती है? ये बाथशेबा एवर्डन की होती है, और इसको लॉ होता है एक लड़के से, और उस लड़के का क्या नाम होता है जो इसे छोड़ देता है? क्या गैब्रियल ओक होता है, या बोल्डवुड होता है? बोल्डवुड तो एक फार्मर है, गैब्रियल ओक भी एक सेफर्ड है, बाथशेबा एवर्डन एक रिच लेडी है। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्जेंट ट्रॉय डिजर्टेड फैनी रॉबिन। नेक्स्ट, फैनी रॉबिन डाइड ऑफ। फैनी रॉबिन की मृत्यु कैसे होती है? क्या बीमारी से होती है, या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ से होती है, या कंजंक्शन टीबी से होती है, या ड्राउनिंग या डूबने से होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस दौरान उसका निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्स गैब्रियल ओक? गैब्रियल ओक की मदद कौन करता है टू प्रोटेक्ट द रिक ड्यूरिंग द स्टॉर्म? हवाओं के दौरान रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए गैब्रियल ओक की मदद कौन करता है? क्या सर्जेंट ट्रॉय करता है, या कैनिबाल करता है, या बाथशेबा करती है, या बोल्डवुड करता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन हो सकता है? करेक्ट आंसर बाथशेबा। नेक्स्ट, who reported that बाथशेबा एंड सर्जेंट ट्रॉय हैव बीन सीन टुगेदर? किसने सूचना दिया था कि बाथशेबा और सर्जेंट ट्रॉय को देखा गया है? कहाँ? इन बाथ में सर्जेंट ट्रॉय और बाथशेबा को देखा गया है। क्या गैब्रियल ओक ये सूचना देता है, या लिड्डी स्मॉल बॉन सूचना देती है, या कैनिबॉल देता है? तो करेक्ट आंसर है कैनिबॉल। नेक्स्ट, बोल्डवुड लॉन्ग्ड फॉर। बोल्डवुड किसके प्रति इच्छुक था, यानी प्रेम किसके प्रति प्रेम की भावनाएं थी? क्या फैनी रॉबिन के प्रति, या लिड्डी के प्रति, या बाथशेबा एवर्डन, या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाथशेबा एवर्डन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नॉवेल इज हार्डेस्ट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किस प्रकार का नॉवेल है? क्या ये गॉथिक नॉवेल, या हिस्टोरिकल है, या पास्टोरल है, या एपिस्टोलरी है? तो एपिस्टोलरी नॉवेल जिसमें स्टोरी पत्र के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो नॉवेल्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक पास्टोरल नॉवेल है। नेक्स्ट, द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसको लिया गया था कहाँ से? टाइटन एबे से, या एन एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, या सनराइजिंग, या कुबला खान? तो टाइटन एबे किसका है? डब्ल्यू का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है।
एन इलेजी रिटर्न कंट्री, ये थॉमस ग्रे साहब का है। ग्रे। सन राइजिंग किसका है? ये है डन का है। और कुबला खान ये कॉलरिज का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एन इलेजी रिटर्न कंट्री, चर्चयार्ड। नेक्स्ट, गैब्रियल ओक वाज आ। गैब्रियल ओक प्रोफेशन से क्या था? क्या वो एक ड्राइवर था, या शेफर्ड था, या फार्मर था, या मर्चेंट था? एज आई टोल्ड यू, ही वॉज अ शेफर्ड। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू गैब्रियल ओक इज बाथशेबा एवर्डन्स फॉल्ट? गैब्रियल ओक के अनुसार बाथशेबा एवर्डन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्या वो स्टबर्न थी, मतलब जिद्दी थी, या वैनिटी, या घमंडी थी, या अगलीनेस, या कुरूप थी, या रूडनेस, या अभद्र थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वो घमंडी थी। हाउ इज बोल्डवुड पनिश्ड फॉर किलिंग सर्जेंट ट्राई? सर्जेंट ट्राई को गोली मार दिया जाता है, किसके द्वारा? बोल्डवुड के द्वारा। तो उसको क्या सजा मिलती है? क्या उसको फांसी दी जाती है, या बैनिस्ड, या राज से बाहर निकाल दिया जाता है, या फॉरगिवन, या माफ कर दिया जाता है, या इम्प्रिजेंड, या उसको जेल हो जाती है? तो पहले उसको फांसी दी जाती है और अंतिम मोमेंट पे उसको उसकी फांसी रद्द करके उसको जेल हो जाती है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिस्परेट रेमेडी बाय हार्डी। हार्डी के द्वारा लिखा गया नॉवेल, जो शायद पहला नॉवेल था, और इसका प्रकाशन कब हुआ? यहाँ पूछा जा रहा है डिस्परेट रेमेडी का पब्लिकेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1871 में। नेक्स्ट, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये भी नॉवेल है, किसका? हार्डी का है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1872, 73, 74 और 1971। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1872। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज बाय हार्डी वाज पब्लिश्ड इन। तो पेयर ऑफ ब्लू आइज का प्रकाशन कब हुआ? 1873, 74, 1973, 1974। तो करेक्ट आंसर है 1873। वेल बिलव्ड एक नॉवेल है हार्डी के द्वारा, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882, या 1892, या 1993, या 1991। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1892 में द वेल बिलव्ड आई है। नेक्स्ट, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बाय हार्डी वाज पब्लिश्ड इन। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये कब आई है? ये क्या 1873 में आई, या 1874, या 1875, या 1876? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1874 में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आई है। और फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और थॉमस हार्डी पर जो अगली सीरीज है वो हम लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, अपने व्यूज ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।